2009. दिस इज फिनिक्स, जो ग्रीक मैथोलॉजी का एक पात्र है और इसकी खासियत यह है कि ये अपने रास से भी पुनर्जीवित होने की क्षमता रखते हैं, यानी कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो होता है जिसे हम मृत्यु के रूप में जानते हैं, तो मरने के बाद भी जो लाइफ को प्राप्त करते, जो जीवन को प्राप्त करते, वो है फिनिक्स। और दीपांकर गुप्ता ने भारत को फिनिक्स के तरह देखा है कि भारत ये अपने सबसे वर्स्ट फॉर्म के बाद भी राइज कर सकता है। और so let's start with the introduction of Dipakar Gupta. He is a sociologist and professor at the Center for the Study of Social System at JNU and has worked on ethnicity, rural mobilization, informal labor, caste and social stratification and morality. He was a fellow at the Woodrow Wilson Center, Washington DC, a regular columnist for a number of Indian newspapers including the Times of India, Mail Today and Outlook. With the framing of our constitution, उन्होंने अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को त्याग दिया, but within few years वो जो स्पार्क था आज़ादी से लेके संविधान निर्माण तक भारत को एज अ पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ देखने का, वो कहीं ना कहीं कम हो गया। पेमेंट क्राइसिस आने लगे और जो है हमने 1991 में जो है अंडर द प्रेशर ऑफ IMF LPG अडॉप्ट कर दिया। उसके बाद GDP में एक ग्रोथ देखने को मिला, फिर से एक उम्मीद जगी विकसित भारत की, लेकिन सवाल ये है कि कौन विकसित, क्या ये सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति का विकास रिप्रेजेंट करता है, क्या ये ऑल क्लासेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है या करता है? सो जो गैप्स बिटवीन द रिच एंड पुअर, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, माइग्रेशन, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी, चीप एंड चाइल्ड लेबर स्पेशली इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किस तरह से इंडियन एक्सपोर्ट्स को बाधित और प्रभावित करता है। कैन यू इमेजिन, मतलब जो वेस्टर्न ओरिएंटलिज्म का जो एक नोशन है कि जो कॉलोनियल सोसाइटीज़ है वो वेस्टर्न सोसाइटीज से बैकवर्ड है, क्योंकि यहाँ अभी भी चीप एंड चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। और इस तरह से आगे इसमें मिडिल क्लास टर्म को दीपांकर गुप्ता ने एज अ मिथ दर्शाया है। द टर्म मिडिल क्लास वाज इमर्ज्ड अंडर द ब्रिटिश रूल. They introduced the education and the modern administration process in India. In West, particularly in US, 4.5 million of households below the poverty line have own cars, and 2,90,000 of them has access to more than 3 cars. पर जब ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ केवल 3% लोगों के पास जो है कार की एक्सेस है मिडिल क्लास में, जो 2009 की बात है, और 2025-26 में भी ये बढ़ के केवल 7.5 से 8% तक ही हो पाया है। तो ये जो मिडिल क्लास टर्म है, भारत में मिडिल क्लास है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाई क्लास और लो क्लास, मिडिल क्लास जैसा यहाँ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो द टर्म मिडिल क्लास डजंट फिट इंडिया परफेक्टली in our country. When we refer to Indian middle class, we are unconsciously thinking of the lifestyle of the common person in the West, but our standards are totally different. What is good for India, not good enough for the West, and not even for China. फिर भी जो है हम इन टर्म्स को अपने साथ लिए चल रहे हैं। आगे चल के दीपांकर इन द होलोड विलेन चैप्टर में क्वेश्चन करते हैं कि हाउ रूरल इज रूरल इंडिया, मतलब ग्रामीण भारत में ग्रामीण जैसा कुछ रह भी गया है। ये चैप्टर कहीं ना कहीं ग्रामीण भारत के खोखलेपन को दर्शाता है, जहाँ एग्रीकल्चर जो है वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर प्रोवाइड करने में फेल हो रहा है। पीपल माइग्रेट इन द slums in the hope that tomorrow will be different and better than today. Dipakar explains the countryside itself is changing with the changing of agriculture. Village economy is no longer able to support farmers, and this is what makes the city awful. Indian villages are transforming into busy days due to migration, better connectivity, decline of agriculture, and erosion of caste hierarchies. In the normalized view of caste always differentiate each other on the multiple fronts. That how can they conduct their marriage, how can they conduct their ceremonies, and caste either upper or lower, they have proud on their origin, customs and beliefs. Dipakar described the relationship between caste and politics and why the class calculus fails in India. 2007 की यूपी इलेक्शन
का जो रिजल्ट आता है जिसमें मायावती जी की सरकार बनती है वो एकदम चौंकाने वाली है। मतलब मैं तो शौक होगी क्योंकि वहाँ पे जो देखने को मिला कि किस तरह से मायावती की सरकार बनाने में शेड्यूल कास्ट का जो रोल था उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अपर कास्ट खासकर जो ग्रामीण लोग थे उनका भी था। यहाँ तक कि जो पार्टी के प्रमुख थे सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा जी थे। तो किस तरह से ये दलित और ब्राह्मण भाईचारा का एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करता है ये इलेक्शन हमारे देश में। After that, Dipankar gives three causes of why the caste can't explain the political outcome in India. The first, no caste that is large enough to form a political majority either in legislative or in parliamentary constituency. The second reason is caste and politics cannot be easily correlated because most voters are not professional castes. And the third reason that why political outcome is faced by the caste calculus, no caste as a caste think well of any other caste. Caste not as a system or identity rather than victory or defeat for those caste leaders. After that, Dipankar focused on the Ambedkar-oriented fraternity-focused reservation with Mandal politics. अम्बेडकर जी का जो नोशन था रिजर्वेशन का वो अपोलाइजिंग अनटचेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कास्ट रोल इन पब्लिक लाइफ पे बेस्ड था। अम्बेडकर आरक्षण को एक टेम्पररी फिनोमेना की तरह देखते थे टू फोस्टरिंग द डिग्निटी अमंग पीपल्स एंड फ्रेटर्निटी अमंग पीपल्स। अम्बेडकर लिंक रिजर्वेशन टू क्रिएट सोशल असेट्स, अपलिफ्ट हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, नॉट ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। बट जब हम मंडल कमीशन और मंडल पॉलिटिक्स को देखते हैं तो मंडल पॉलिटिक्स ट्रीटेड कास्ट एज अ परमानेंट पॉलिटिकल रिसोर्स फॉर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन, यूज रिजर्वेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल टूल which critique argument has perpetuated caste distinction instead of diminishing them। मतलब मंडल कमीशन अपने हित के लिए किस तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म ना करके उसको प्रमोट किए जा रहा है, उसको और फर्दर आगे बढ़ाते जा रहा है। It is all about winning power, and that is why OBCs continue to increase under political pressure. Give a measure to how politically useful it is to be a member of the OBC. The number of caste progressively gone up 11 in 1883 to more than 3,000 plus today. The role of nation states in institutionalizing such policies can perpetuate caste division, making reservation a tool for political and economic gain rather than a means to eradicate social injustice. Mandal reservation shift focus from moral upliftment to political expediency, blurring the goal of true social equality. Leaders' role are important in this. हमारे जो नेता है, जिन्हें लीडर है हमारे, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है। वो अपने लाभ के लिए किस तरह से इसको और एक्सपेंड करते जाते हैं। Further, Dipankar question that do we deserve our leaders? मतलब leaders जो class for itself है, कोई भी लीडर हो चाहे वो राइट विंग की हो या लेफ्ट विंग की हो, वो तभी तक एक दूसरे के ऑपोजिशन में है जब तक उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो सुरक्षित है। जब बात उनके इंटरेस्ट हार्म की होती है तो वो एक आ जाते क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाते हैं। इसको हम मैक्सिम कंसेप्ट ऑफ क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ से समझ सकते हैं। Class in itself has lack of solidarity and unity, but class for itself has a shared class consciousness and solidarity. For example, हमें खबर मिलती है कि हमारे कॉलेज के गेट के बाहर कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमने इग्नोर किया, लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि उसमें हमारे कॉलेज का कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व है तो हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शेयर्ड कॉन्शियसनेस का जो है और इमोशन है कि हमारे कॉलेज का हम इस कम्युनिटी का हिस्सा है तो हमें वहाँ जाना है। तो इस तरह से लीडर्स भी जब बात उनके पर्सनल इंटरेस्ट की आती है तो वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन को और एक्सपेंड करना हो या फिर जो हम देख सकते हैं कि अगर दिल्ली में कार्ड या फिर जो भी जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इस पर अगर कुछ काम किया जाए तो उनका लग्जरी लाइफ किस तरह से इससे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो एक साथ आ जाएंगे, तो क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे, उनको पब्लिक या मास की कोई चिंता होगी नहीं वहाँ पे। Party either right or left, they all are same season players. They have all made terrible deals with people on both sides.
there is a lot of corruption. So if someone comes up and says that we are going to be corruption free, it sounds very nice and it is very attractive. But right or left is not the issue right now. The main issue that can take India forward is a vision. But we don't have an actionable vision. Yeah, we have a vision of Vikshit Bharat 2047. बट फिर वही सवाल आ जाता है, कौन विकसित? जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ अरबपतियों की मामले में भारत का रैंक तीसरा चौथा होते जा रहा है, वहीं हमारे तरफ पॉवर्टी बिलो द पॉवर्टी लाइन की संख्या भी बढ़ते जा रही है। जहाँ एक तरफ हमारे पास बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रेजुएट्स ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेशन से एकदम परिचित ही नहीं हुए पर उनके पास ग्रेजुएट का डिग्री है। और इस तरह से एनजीओज और सिविल सोसाइटीज या जो अदर एजेंसीज है, they have their own limits. They can supplement but not replace the state's efforts. State institutional framework is necessary for effective policy implementation. And with the conclusion, if the connection between rich and poor is more than just coincidental, then interventionist policies that raise the substantive content of citizenship must be put in place. Government must efficiently deliver health, quality education and other public goods. We have an impressive human resource base even now, but if we are not careful about this, if we are not thinking about this, it will soon become a matter of past. Research and high levels of knowledge production are still possible, but we are allowing our institution of higher learning growth. A poor society requires the highest level of II, which is called intellectual investment. We are very fortunate that our country has twice gone. First with the independence in 1947 and second with the framing of the superior constitution of the liberal democratic world. If our punics, our country can with the caste-ridden past, with the past that was degraded by the consideration of closed and unjust agrarian community, so it is in our interest that we recognize our punics strength is its worst form. कि मतलब अपने मस्ट अब्यूज फॉर्म से भी हमारा punics, हमारा कंट्री किस तरह से उसको टेक कर सकते, मतलब उसको हैंडल करके आगे बढ़ सकता है, राइज कर सकता है। We have shown that we are capable of instituting progressive norms. We have a strong indigenous and literacy class. We are still united. In our constitution is not just a page of paper, not just a paper. It is about how to improve the fraternity among people. इतने सारे प्रोविजंस हैं जो फ्रेटर्निटी और सिटीजनशिप को आगे इस तरह से टैकल करती है। So it is the time to open the cage and let the phoenix fly. Can India fly too? India can fly तक का जो दौर है वो किस तरह से भारत तय करेगा? It is the time कि अब इस पिंजरे को तोड़ दिया जाए। ये पिंजरा जिसने भारत को उड़ने से रोक रखा है, जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, इसको तोड़ दिया जाए और हमारे जो फिनिक्स है, हमारा जो भारत है, इसे फ्लाई कर दिया जाए। थैंक यू। का रिव्यू इन्होंने प्रेजेंट किया था। हो सकता है आप लोग ये बुक ना जानते हो, ना पढ़े हो, लेकिन इन्होंने जो बातें समझाई है, जो बातें कही है, उसके बाद आपको इनसे जो पूछना है वो आप पूछिए या